नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 13 जुलाई और चलिए जानते हैं 13 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पर जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग जनसंख्या प्रभाग ने कहा कि विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार कई विकासशील देशों में जन्म दर में कमी आई है। आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी में आधे से अधिक वृद्धि 8 देशों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया में होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 में चीन को पछाड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, भारत। आज का अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है। ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है IIT कानपुर और ऑप्शन डी है IIT मद्रास। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है। PIVOT रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह AI आधारित उपकरण व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। PIVOT को उन जीनों की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किस IIT संस्थान के द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण को विकसित किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, IIT मद्रास। IIT मद्रास। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी है एनगोजी ओकोजो इवेला और ऑप्शन डी है S पटनायक। तो यहाँ पर जानते हैं गीता गोपीनाथ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली और दूसरी भारतीय हैं। पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे। उन्हें 2003 से 2006 के दौरान IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक के रूप में कार्य किया है। गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में किसे शामिल किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, गीता गोपीनाथ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर जानते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया है। निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है। यह मिशन दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत श्रमिकों को 15 दिनों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा जो उन्हें अपस्किलिंग में मदद करेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि मिशन कुशल कर्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, दिल्ली। अगला प्रश्न आपका, विश्व मलाला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 18 अगस्त, ऑप्शन सी है 17 नवंबर और ऑप्शन डी है 12 जुलाई। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन होता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया भर में मलाला दिवस को महिलाओं और बच्चों के अधिकार के सम्मान में मनाया जाता है। मलाला का जन्म 12 जुलाई 1997 में पाकिस्तान के स्वात घाटी में हुआ था। मलाला को कभी भी स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिली थी क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान में लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
हालांकि मलाला ने घर पर रहने से इनकार कर दिया और लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकारों की वकालत की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी, 12 जुलाई। आज का अगला अपडेट है विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पर जानते हैं विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया। बता दें कि विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग के सिंधुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। विश्व शांति फोरम के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौती पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। भारतीय आसियान जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लेता है। यह आसियान शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स देशों के द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण है। भारत इन विकास के बैंक के माध्यम से उरुग्वे और बांग्लादेश जैसे देशों में विकास का सक्रिय समर्थन करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश के द्वारा विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, चीन। आज का अगला अपडेट है भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए मोहन सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है अरुण पुरी, ऑप्शन सी है उपेंद्र द्विवेदी और ऑप्शन डी है बी.एस. राजू। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम को 36 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सेना में विशिष्ट सैन्य कैरियर है। हाल ही में उन्हें मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजनिंग के रूप में कार्य किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है। वे जुलाई 2011 में बने दक्षिण सूडान में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। तो यहाँ पूछा गया है कि दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन के लिए भारतीय सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन ए आपका सही होता है मोहन सुब्रमण्यम। आज का अंतिम अपडेट्स है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में नियमों का पालन न करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ पे जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नियमों का पालन न करने के लिए 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने द नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने मुंबई स्थित महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 37.50 लाख रुपए और बिहार के नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पूछा गया है कि आरबीआई के द्वारा नियमों का पालन न करने पर कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 3। तो दोस्तों पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार जनसंख्या दिवस कब मनाया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है 1989। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अब आज का क्वेश्चन है कि मलाला यूसुफजई का जन्मदिवस मनाया गया 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई का जन्मदिवस मनाया गया 12 जुलाई को और क्वेश्चन आपका है कि मलाला यूसुफजई का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, मलाला यूसुफजई का जन्म किस देश में हुआ था, तो आप हमें कमेंट के जरिए आंसर को बता सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।